गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नेहा और मेरे चैनल के साथ सदा ही रहना। गाइस, आज मैं फिर से मोदी जी के इंटरव्यू पे एक वीडियो रिएक्शन बना रही हूँ। और क्योंकि अभी इलेक्शन सीजन चल रहा है बहुत जोर शोर से, और हम सबका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो पार्टीज हैं वो क्या विजन और मिशन लेके चल रही हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, क्योंकि अब बस खत्म ही होने वाला है। तो और रिपीटेडली मैं ये वीडियोस बनाना चाहती हूँ ताकि अच्छे से अवेयरनेस आ सके। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। 24 चुनाव की सबसे बड़ी शख्सियत। इस चुनाव में पक्ष विपक्ष की परख जिनके नाम पर है और जिनके काम पर है, और जिनकी लोकप्रियता ऐसी है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कोई नेता लोकप्रियता के लिहाज से दूर दूर तक इनके आसपास नजर नहीं आता। मैं भारत की मिट्टी से निकले भारत माँ के उस बेटे की बात कर रही हूँ जिसके बिना आज की तारीख में आप नए भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है जी। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूँ। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। मैं रोमाना इसार खान और मेरे साथ एबीपी नेटवर्क के हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी रोहित सिंह सावल जी, सुमन डे जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं एबीपी नेटवर्क। एबीपी नेटवर्क के सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम, मेरी शुभकामनाएं। और मुझे खुशी है कि अब चुनाव के आखिरी चरण के पहले मुझे आप लोगों को मिलने का अवसर मिला है। वैसे आप लोगों को मुझे बहुत जल्दी समय निकाल के मिलना चाहिए था, लेकिन व्यस्तता इतनी रही कि मैं हर किसी को न्याय नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं आप सबसे मिल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हम लोगों के लिए। शुरुआत मुझे लगता है हमें करना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण का ध्येय लेकर जो आप चले 2014 में, जिसमें काले धन के खिलाफ एसआईटी से शुरुआत हुई, उसके बाद हमने नोटबंदी, जीएसटी देखा, सेकेंड टर्म में अनुच्छेद 370 का खात्मा, 3 तलाक जैसी कुरीति का खात्मा। अब 2047 विकसित भारत हमें बनाना है, और उसके लिए जो पहला पड़ाव जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि मोदी 3.0 में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो उसका रोड मैप सर क्या है, और इससे एक आम जन जो है देश का, उसके जीवन में क्या बदलाव आएगा? यानी मैं पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने ऐसे गंभीर मुद्दे पर बातचीत की शुरुआत की स्ट्रेट टू द पॉइंट स्टार्टिंग में। हमें अवसर बहुत कम मिलता है इन ऐसे विषय पर बात करने का, तो मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करना। हम 3 पर जाने से पहले 5 पर जाएं। देश की इकोनॉमी जब 11 पर थी, उस पर से हम 5 पर आए। 11 से 5 अपने आप में बहुत बड़ा जंप होता है। और उसके कारण देश में क्या हुआ, जैसे पहले कितने किलोमीटर रोड बन पाता था, अब कितना बन पाता है। पहले गरीबों के घर कितने बनते थे, अब कितने बन पाए हैं। पहले गरीबों को कितना अनाज मिलता था, आज कितने गरीबों को कितने में अनाज मिलता है। पहले गरीबों को हेल्थ के लिए क्या सुविधा मिलती थी, आज कितने मिलते हैं। पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं। पहले एक दिन में कितने कॉलेज बनती होगी, आज एक दिन में कितनी कॉलेज बनती। यानी ऐसे किसी भी पैरामीटर से देखिए। परिवार का भी आपने स्वभाव देख लिया होगा कि अगर परिवार में एक व्यक्ति कमाता है तो उस आय को कैसे उपयोग करना, फैमिली अपना बजट बनाता है। लेकिन 2 कमाना शुरू कर दें तो उसी तारीख से उनके बजट का रूप बदल जाता है। फिर लगता है यार ऐसा करो कि अच्छा टीवी ले आएंगे, चलो भी घर में अब अच्छा करें, अच्छा बच्चों के लिए अच्छा कपड़े ले, क्यों, उनके पास पैसा आया है। तो जब इकोनॉमी का कद बढ़ता है तो आपके पास विपुलता होती है, आप प्रायोरिटी तय करते हैं, आप उनको अच्छी तरह बांट सकते हैं। इकोनॉमी 11 से 5 जाती है तो कद बढ़ता है, 5 से 3 जाती है तो एकदम से आपकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। फिर दुनिया में पहली 3 इकोनॉमी में नाम होता है तो विश्व आपकी तरफ देखने का नज़रिया बदल जाता है, इन्वेस्टर का बदल जाता है। फाइनेंस करने वाले लोग होते हैं, वो भी बहुत ही लिबरल वे में फाइनेंस करते हैं, तो आपके बोझ कम होता जाता है। अब मान लीजिए आज मुझे याद है मैं गुजरात में था, तो गुजरात की तो एक स्थिति अलग थी, तो वो उदाहरण सारे देश में काम नहीं आ सकते।
लेकिन उच्छल निझर करके एक बहुत दूर का एरिया। अब मैं तो कभी मेरी जवानी ट्राइबल की सेवा में गई हुई है, तो मैं परिचित था। वहाँ से एक बार डेलीगेशन मिलने आया, बोले हमारे यहाँ रोड का कुछ कीजिए ना। मैंने कहा क्या बात करते हो? हाँ जी। ये बिल्कुल महाराष्ट्र से नवापुरा से सटा हुआ है। मैंने कहा क्या बात करते हो यार, मैं तुम्हारे यहाँ स्कूटर पे आया हूँ, रोड तो है तेरे यहाँ? नहीं बोले साहब रोड तो है, हमें पेवर रोड चाहिए। मैंने कहा क्या बात करते हो, तो जो पेवर रोड चाहिए? नहीं बोले पेवर रोड चाहिए। कहने का मतलब कि एक जमाना था, लोग क्या मांग करते थे पॉलिटिशियन से? मेमोरेंडम देते थे, एमएलए क्या, कि भाई जब अकाल होगा, अकाल में जो लोगों के राहत के काम चलेंगे तो हमारे यहाँ जरा मिट्टी डलवा देगा था गांव के लोग। आज वो सिंगल पट्टी है तो डबल मांगते हैं, डबल है तो पेवर रोड मांगते हैं। मतलब हमें इस एस्पिरेशंस को अगर पूरा करना है तो ये बहुत काम आएगा। और रोड मैप का जहाँ तक सवाल है, 5 से 3 ये रोड मैप के बजाय देखना चाहिए 11 से 5 आने का रोड मैप 3 में कितना बढ़ेगा। 11 से 5 आना हम आ गए, 5 से 3 सबसे चैलेंजिंग होता है। यानी आपको एक स्टेज के बाद बड़ा चैलेंजिंग बनता है, बहुत चैलेंजिंग बनता है। और मेरा पक्का विश्वास है कि 10 साल में जो हमने इनिशिएटिव लिए हैं, जो ग्राउंड पर काम किया है और सरकार में एक जो विश्वास बना है, एक अपने आप में बड़ी ताकत होता है। जैसे आज चुनाव चल रहे हैं, मैं गुजरात में, मुझे मालूम है 2002 में मेरी ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह मेरे खिलाफ थी, क्योंकि उनको लगता ही नहीं था कि मैं जीत सकता हूँ। लेकिन साथ में 70-80% को लगता था कि नहीं यार ये तो वापस आएंगे, उनका काम करने का तरीका, तो वो छुट्टी पे नहीं गए, ड्यूरिंग इलेक्शन भी काम किया। वरना जैसे आचार संहिता आई जाती है तो उनका वैकेशन शुरू हो जाता है पूरी सिस्टम का। मैं इस बार देख रहा हूँ मेरी पूरी सिस्टम काम कर रही है, कोई छुट्टियों पर नहीं गया। मैंने सबको बहुत बड़ा टास्क दिया हुआ है और वो ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे मैंने आज सरकार बनाई हो। इसका मतलब हुआ कि मेरी टीम बहुत ही उत्साह और उमंग से भरी हुई है, तो बहुत तेजी से मैं काम कर पाऊंगा। जी प्रधानमंत्री जी, चुनावों में हम इस वक्त एक बड़ा सवाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कार्रवाई देश भर में हो रही है, हर कोई उसका समर्थन कर रहा है। अभी आपने बिहार के बक्सर में एक रैली में बात कही कि तेजस्वी यादव अपनी जमानत का जुगाड़ कर लें। अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, इसके अलावा हम हेमंत सोरेन की बात करते हैं, ऐसे कई नाम हैं। आप इन पर कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि एक साजिश है विपक्ष को साफ करने की। क्या कहेंगे इस पर आप? इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी आइडियोलॉजी, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही, लेकिन हमारे देश में हम क्या सुनते थे पिछले 20 साल के, साहब कुछ भी हो ये छोटे छोटे बेचारों को छोटी मछलियां फंसा देते, छोटी मछलियाँ, मगरमच्छ तो छूट जाते हैं। अब मैं हैरान हूँ जी, मेरे देश में पूछा जा रहा है कि आप मगरमच्छ को हाथ क्यों लगाते हो। इस देश 30 साल से ये पूछ रहा था कि मछलियों को पकड़ रहे हो, मगरमच्छ क्यों हाथ नहीं लगाते हो। तो एक्चुअली तो अगर ईडी या सीबीआई ये काम करता है तो उनका सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए। अगर आपके गांव में भी 5 साल पुराना कोई केस सॉल्व नहीं होता, लेकिन कोई एक अफसर आकर कर देता है तो पूरा गांव उसको सम्मानित करता है। क्यों? कि भाई इसने सही काम किया। और दूसरा, इसमें कागजी में हो सकता है आप कोर्ट में विधा विवाद करोगे, कैमरा के सामने नोटों के पहाड़ दिख रहे हैं भाई, इसको मना कैसे कर सकते हो। 2004 से 2014 तक 34 लाख रुपया यानी स्कूल बैग में आ जाए 34 लाख रुपीज ईडी ने जब्त किए थे। 2014 से 24 2200 करोड़ रुपया, 2200 करोड़ रुपया, 70 टेम्पो लगेंगे उठा के ले जाने में। अब ये देश देख रहा है, आप गाली फिर नहीं दे सकते जी, आप किसी भी हालत में गाली नहीं दे सकते हो कि गलत हुआ है। अब ये बड़े बड़े लोग अंदर है, कौन होगा कौन नहीं होगा न मुझे पता है, न मेरी सिस्टम को पता है,
कागजों को पता होगा, फाइलों को पता होगा कि कौन कहाँ है। लेकिन मुझे पता हो या ना हो, जिसने पाप किया उसको पता है कि उसका नंबर लगने वाला है। मुझे पता नहीं किसका लगेगा, लेकिन जिसको जाना है उसको तो पता ही है उसका नंबर लगेगा, तो उसने पाप किया उसको मालूम है। मोदी जी, आप फ्लैशबैक पे लेकर गए तो मुझे याद आया 2014 के 22 अप्रैल पहली बार, तब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो हम मिले। तब एकदम करेंटली चिट फंड स्कैम शारदा घोटाला सामने आया था। तो मैं सरप्राइज्ड हो गया। मैंने जब आपसे सवाल पूछा, आपके सब डिटेल्स आपको मालूम था और आपने कहा था कि कठोर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कानून पे लोगों का जो भरोसा है वो बरकरार रहना चाहिए। यहाँ दो डेवलपमेंट हुआ है। एक है ये 2024, 10 सालों में बहुत सारे स्कैम पश्चिम बंगाल के भी हुए हैं, जहाँ अभी चार्ज ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, फाइनल चार्जशीट नहीं आया है, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। और 27 मार्च को बंगाल के एक रैली से आपने बहुत अहम एक बात कहा कि 3000 करोड़ रुपया जो ईडी ने बंगाल से जब्त किया है, उनको गरीबों, जिन लोगों को लूट कर ये पैसा बनाया गया है, उन्हें वापस करना है आपको। आप कानूनी सलाह दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ डेवलपमेंट? ये बहुत ही अहमपूर्ण विषय है और मैं तो चाहता हूँ कि आपके यहाँ भी जिसे लीगल पैनल को बुला करके चर्चाएं करनी चाहिए। मुद्दा ऐसा है और मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग करेंगे, भले 4 तारीख के बाद करें लेकिन करेंगे। क्योंकि होता क्या है जी, इस सरकार का आप खजाना भरने के लिए पैसे तो है नहीं जी। यानी कोई व्यक्ति घर लूट कर के ले जाए और सरकार लूट कर ले जाए, उस इंसान को क्या फर्क पड़ता है? उसका तो गया ना, उसको तो फर्क तब पड़ेगा जब उसको वापस आए। तो मेरी सोच ये है उसको वापस जाना चाहिए। वापस कैसे जाए? एक पैसा जिसने दिया है और जिसको दिया है उसका कोई ट्रेल प्रूफ पक्का होना, मनी ट्रेल, हाँ मनी ट्रैक होना चाहिए। कोई न कोई एविडेंस हमारे पास उपलब्ध हो, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते किसी के पैसे में वो कोई और लूट जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। और ये संभव मुझे लगता है। अब जैसे बिहार है, नौकरी के बदले जमीन का कांड हुआ, तो जमीन किसकी थी वो पता है, अब जमीन किसकी है वो पता है एकदम, और उसी परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिला है वो भी पता है। तो फिट होता है बिल्कुल, और डेट बैठती है कि इस तारीख को नौकरी मिली और इस तारीख को जमीन दी। तो अब मैंने अफसरों को मैंने ढूंढो क्या हम जमीन उनको वापस दे सकते हैं क्या, उस पर देखा। उसी प्रकार से आपके बंगाल में रेट कार्ड है एकदम कि टीचर बनना है तो ऑफिशियल रेट कार्ड है जी। चार्जशीट में भी है। और उस पैसों का भी कैटेगरी ए को इतना जाएगा, कैटेगरी 2 को इतना जाएगा, कैटेगरी 3 को जाएगा, ऐसा एक पूरा बड़ा साइंटिफिक बना हुआ है जी। अब इससे पता चलता है कि तो मैंने मेरी पार्टी को कहा कि एक लीगल एडवाइजर टीम बनाओ, कोई जीन्युइनली जिसके पास सर्टिफिकेट है, योग्यता है, जिसको नौकरी मिली है वो अलग लेगा, और जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन पा लिया है उसको अलग करो। फिर सिर्फ सरकार अपनी सिस्टम से दे दो। तो 3000 करोड़ रुपया सरकार ने जब्त किया और प्रॉपर्टी के हिसाब से दे तो मैं 1.25 लाख करोड़ रुपए के अटैचमेंट है, 2200 करोड़ तो कैश, 1.25 लाख करोड़ का हमने। अब जैसे केरल में वहाँ कोऑपरेटिव बैंक चलती है, ज़्यादातर कोऑपरेटिव बैंक ये लेफ्ट वाले चलाते हैं। सभी कोऑपरेटिव बैंक का बहुत बड़ा स्कैम है। ये मिडिल क्लास लोगों ने बड़ी मेहनत के जमा किया हुआ पैसा है, तो पता है पैसा किसका था, बैंक डूब रही है। तो मैंने कहा भाई ये इनकी प्रॉपर्टी अटैच करो, उनकी प्रॉपर्टी अटैच की है। अब मैंने कहा उसमें से जिनका पैसा है कितना परसेंटेज दे सकते हैं, देखो सबको समान रूप से बांट कर दे देंगे, वो प्रक्रिया चल रही। दूसरा, पिछले दिनों अलग अलग जो मुझे मिला उसमें से अब तक 17,000 करोड़ रुपया, 17,000 करोड़ रुपये हम ऑलरेडी दे चुके हैं अब तक। तो ये जनता का पैसा है, ये जनता को मिलना चाहिए और ये पॉसिबल है। हाँ गाइस, सुन रहे हैं आप लोग कि मतलब पीएम मोदी ये ठान के बैठे हुए हैं कि जो लूटे गए पैसे हैं, जो देश के लोगों के लूटे गए पैसे हैं, वो वापस किए जाने चाहिए। और मेरे ख्याल से 17,000 करोड़ तो वापस किए भी हैं। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। मतलब
कौन ऐसी सरकार नहीं चाहेगा। एंड कितनी अमेजिंग बात है, एक प्राइम मिनिस्टर का कितना स्ट्रॉन्ग और बड़ा विजन है कि हम अपने देश को तीसरे नंबर पे लाएंगे। गाइस, ये रैंकिंग के बारे में है, इकोनॉमी में वर्ल्ड में कोई देश किस रैंक पे आता है ये उसके बारे में बता रहे हैं। तो अभी मतलब 11 से 5 पे तो हम आ गए हैं, 11 से 5 माइंड यू बहुत बड़ा प्रोग्रेस है ये। अब 5 से 3 पे आना है जो और बड़े डिफिकल्टीज के साथ आएगा, लेकिन बंदे में जज्बा है और ही विल श्योरली डू इट, ये दिल से आवाज़ आ रही है। और इससे क्या होगा, जो ये विपक्षी बोले जा रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, पहली बात तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आप स्टैट्स उठा के देख लो, गरीबी में भी कमी आई है, बेरोजगारी में भी बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम तीसरे नंबर पर आ जाते हैं तो हमारे पास और बिजनेस के फैसिलिटीज़ खुल जाएंगी और इन्वेस्टर्स हमारे देश में आके इन्वेस्ट करने को इंटरेस्ट लेंगे और स्टार्टअप्स को और फंडिंग मिलेगी। इससे हमारे देश में जीडीपी ही तो बढ़ेगी, इकोनॉमी तो बढ़ेगी, और क्या होगा। और वैसे भी हमारा अब जो यूथ है ना, वो क्रिएटिव माइंड की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा भाग रहा है। उनके पास इतने आइडियाज़ हैं, मतलब मैं इतना कुछ देख चुकी हूँ, इतना आइडिया से भरा हुआ है ना हमारा यूथ कि उसको ज़रूरत है कि उसको कोई पैसा दे और वो आग लगा दे, आग लगा दे। इस टाइप से मतलब हमारे देश को सच में सिर्फ और सिर्फ अच्छे इन्वेस्टर्स की या कह लो अच्छी सरकार की ज़रूरत है। नहीं तो सोने की चिड़िया तो पहले कहा जाता था, लेकिन अब वो हम दोबारा बन के दिखा सकते हैं अगर एक करेक्ट गवर्नमेंट हमारे साथ है तो। आप लोग भी जो भी मोदी फैंस हैं वो रील्स में तो देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से दूसरे देश के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी 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 कर रहे हैं। मोदी इज़ अ बॉस, मोदी इज़ सो पावरफुल, मोदी किसी से नहीं डरता, ये तक बोल रहे हैं। और अभी तो हम सिर्फ 5वें नंबर पे हैं गाइस। जब हम तीसरे नंबर पे आएंगे तो सोचो, आज हम जो यूएस के बारे में सोचते हैं, जो रशिया के बारे में सोचते हैं, वो लोग हमारे बारे में सोचेंगे और उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारे यूथ का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारे परिवार और सशक्त हो पाएंगे। गाइस, ये टाइम बहुत सेंसिटिव है, बिल्कुल भी किसी की बातों में ना, और वोट डालने तो ज़रूर ही जाओ, बिल्कुल लास्ट टाइम आ चुका है। और जो उन्होंने वो सेकंड पॉइंट बोला कि भाई पहले तो लोग इस बात पे परेशान कि आप लोग बड़े लोगों को तो पकड़ते नहीं हो, बड़ी मछलियों को तो पकड़ती हो, छोटी मछलियों को पकड़ते रहते हो। अब जब पकड़ रहे हैं तो आप ईडी की बेइज्जती कर रहे हो कि भाई ये तो गवर्नमेंट के हाथों में है, ये तो सब चल रहा है। सामने मतलब कैश पकड़े गए हैं, कितने समथिंग 2200 करोड़, मतलब बहुत कह रहे हैं कि 70 ऑटोज लगे हैं उस कैश को ले जाने में। कितना बड़ा अमाउंट होगा सोचो, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ कि किस लेवल पे वो कैश होगा। इतना कैसे खा लेते हैं यार, मतलब कैसे नींद आ जाती है लोगों को। मुझे तो अगर कुछ भी ऐसा हो जाए ना उल्टा सीधा, हमें तो नींदें गायब हो जाती है। ये लोग कैसे सो लेते हैं। देश के लोगों का पैसा जिनके पास, ये उन लोगों का पैसा होता है गाइस, ये अमीरों का पैसा नहीं होता, ये उन लोगों का पैसा होता है जो मेहनत करते हैं, जो डेली बेसिस पे कमाते हैं, उनका पैसा तुम खा रहे हो। अब जब लेकिन बड़ी मछलियों को पकड़ने लग गए हैं तो तब भी यही कि भाई अब छोटी मछलियों को नहीं पकड़ रहे, अब तुम बड़े लोगों को हाथ मारने लग गए हो, वोट की राजनीति खेल रहे हो, ये है वो है। भाई ये दुनिया है, यहाँ आप कुछ भी करोगे आपको लोग सुनाएंगे। वही होता है ना, जैसे जब कोई मोटा होता है तो उसको बोलते हैं पतला हो जाओ, जब वो पतला हो जाता है अरे यार तू तो मोटा ही अच्छा लग रहा था। तो ये वो दुनिया है कि ये अप्रोच मुझे काबिल तारीफ लग रही है कि अब ये खुद से मतलब चैनल्स को, न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं और काफ़ी क्लियर से और निष्पक्षता से अपनी बातें रख रहे हैं। मतलब जिसमें बहुत इन्होंने तो इस चैनल में तो इन्होंने रिपोर्टर्स ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले पॉइंट पे एकदम टफ क्वेश्चन पूछ लिया। आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो बहुत लंबा था इसीलिए पार्ट्स में बनाऊंगी, ये पहला पार्ट था। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट भी देखते रहे। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।